थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा, खुद खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। कि बच्चा है वो औरत कैसे, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, बड़े से उस बड़े किस्से व्यक्ति कैसे आकर के नाचेगी। भूल जाते हैं राजनीति के। लोग समझते हैं कि ये लोग तो वक्त का उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। ये है नमस्कार, ओम शांति। एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कई वर्ष पहले ही कदम रख दिए थे और आज आप छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ महामहिम श्री बलराम जी दास टंडन जी का। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने ये वातावरण देखा, ये कैंपस देखा, कैसा लगा आपको? मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं किस शब्दों के अंदर इसको बयान करूं कि कैसा मेरे हृदय में लगा। लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर आकर एक अजीब प्रकार का सुख और प्रसन्नता मिली जी। और यहाँ पर का वातावरण देखकर ऐसा लगता है कि अलौकिक किसी स्थान के ऊपर हम यहाँ पर आ गए। जी। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ आकर ये सारे का सारा सुरम्य स्थान में बना हुआ ये इतना दैवी स्थान जो है देखने का मुझे अवसर मिला है। जी। सो जैसे कि आपका करियर भी बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, राजनीतिक करियर भी, और बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, डिफ़िकल्टीज़ भी आई होंगी इस दौरान। तो क्या वो ऐसी आप में पावर्स थी या क्या ऐसी वैल्यूज़ थी जिनकी मदद से आपने उन सभी चैलेंजेस को क्रॉस किया? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, जी। उसके लिए बेसिकली दो बातें। एक तो है परिवार के संस्कार और उन संस्कारों से जो माता के दूध के साथ मिलते हैं, जी। बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ा एक तरह से द्वार खुलता है। और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में मैं आया तो उसमें भी उसी मार्ग पर चलते हुए जीवन की पवित्रता, संकटों को सहन करना, जी। और उस वक़्त जिस वक़्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में मैं आया तो देश एक तरह से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो उस वक़्त चारों तरफ एक माहौल था जिसमें देश की आज़ादी के लिए नौजवानों की तड़प और उसके लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा। दिल के अंदर एक भावना थी। पुस्तक के अंदर मेरी जो जीवनी है जी। उसमें 47 का एक जो परिदृश्य वहाँ पर बताया है वो ये है कि मुझे एक कार्यक्रम अटेंड करने के लिए दो स्थानों का कहा था। एक डलहौजी जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसका काफ़ी नाम है, जी। हिल स्टेशन है, और उसके साथ ही चंबा। इन दोनों के कार्यक्रम मैंने अटेंड करने थे। जो आयोजक थे उन्होंने जिन्होंने कार्यक्रम करना था उनको कहा था कि इनका आप कार्यक्रम ऐसे करें कि एक शाम पहले पहुंच जाएंगे डलहौजी, डलहौजी से ही आगे जाने का, चंबा जाने का एक रास्ता था। ये वो समय था जबकि बस भी कोई कोई चलती थी, कार का तो सवाल ही नहीं। कारें थी लेकिन ऐसे उंगलियों के ऊपर जी। गिनी हुई
किसी बड़े शहर में भी उस वक्त 1 या 2 कारें देखने को मिलती थी। ये 47 की बात है। तो शाम को मैं पहुंचूंगा तो अगली सुबह वहां पर अपना कार्यक्रम कर लेना, और शाम को कार्यक्रम चंबा में होगा। वो लगभग 35-40 किलोमीटर वहां से है। तो वहीं से अनेक ऐसे स्थानों पर जाने वाली एक ही बस काम करती थी, और उसके कारण एक स्टेशन पर जाना और वहां से आधे घंटे के बाद लौट आना, फिर दूसरे स्टेशन पर जाने का समय डलहौजी से तय, फिर वहां पर जाना और वहां से भी पहुंचने के आधे घंटे के बाद वापस आ जाना। तो सवारियां पहले से ही तैयार रहती थी कि आएगी बस और वापस जाएगी। जिन्होंने जी। डलहौजी पहुंचना है उस क्षेत्र से या उस स्थान से, वो पहले से ही तैयार रहते थे, तो कोई समस्या उन लोगों को तो होती नहीं। जिन्होंने प्रबंध किया, प्रबंध तो उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन हो उल्टा गया कि उन्होंने पहली शाम चंबा में रख लिया और अगली सुबह डलहौजी में रख लिया। अब जब कार्यक्रम समाप्त, उस वक्त राजा थे, वो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, और मैं प्रमुख वक्ता के तौर पर वहां पर गया था। ये आज से लगभग 67 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं था अभी जवान जी। तो जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैंने उनको पूछा, भाई आपने चलने का क्या प्रबंध किया है? भोजन वगैरह करने के बाद जब रात्रि कोई 8:30 पौने 9 बजे हम फारग हुए, तो उन्होंने कहा, जी क्या कर रहे हैं, अभी आपको बताते हैं, ये है वो है। करते करते और आध घंटा लग गया। मैंने कहा, क्या प्रबंध है, आप जी। बताएं तो सही, कोई वापस जाने का कैसे पहुंचना है? सुबह वहां पर प्रोग्राम आपने 7:15 बजे रखा हुआ है, तो हम तो कभी प्रोग्राम को मिस करना हमने ना सुना है ना कभी होता है। तो उन्होंने फिर आखिर में जब बहुत कुरेदा, तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि महाराजा की कार है, शायद वो मिल जाएगी। कहते जी, केंद्र की सरकार का ये नियम है कि वो कार तब चलती है जब राजा उसमें खुद सफर करे। राजा ने क्योंकि जाना नहीं, इसलिए वो कार अवेलेबल नहीं है। जी। मैंने कहा, कोई व्यवस्था है, कोई ट्रक जाएगा, कोई और कुछ, कोई तो है। जी। आखिर आपने जो प्रोग्राम केवल इसी के ऊपर अवलंबित रखा था कि हम इनकी कार से जाएंगे, और इसका पता नहीं किया, तो इसलिए ये कहने का अभिप्राय ये कि कोई प्रबंध नहीं हुआ। तो मैंने कहा, भी फिर हम चल सकते हैं, चलें? तो आप चल लिए, पैदल ही चलिए? पैदल चले, पहाड़ी से चले। उस वक्त वहां पर चीते वगैरह आते थे, तो हम 8-10 व्यक्ति, कुछ बंदूकें हाथ में ली, कुछ लाठियां ली, कुछ और कुछ। और ये कहावत है कि वो चीता वगैरह लाइट से भागता है, तो हमने वो उसके लिए लाइट का भी और दूसरा भी वो सारा प्रबंध करके तो चले, और सारी रात चलते रहे, जिसकी शायद आज कल्पना करना भी मुश्किल है। जी। हैरान होता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति से ऐसा हुआ। और सारी रात चल करके आए, और सुबह हम वहाँ पर पहुँचे, और पहुँच करके जहाँ पर बाकी के साथी थे वो तो आराम करने लगे, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर, तो फिर क्योंकि पहुँचना था 7-7:15 बजे, तैयार होकर के अपने प्रोग्राम पर चला। तो ये जो एक तरह से उन्होंने जो हर प्रकार के संकट को मीट करने के लिए जो उन्होंने एक अपने हमारे जीवन के अंदर एक घुट्टी दी, उस घुट्टी के कारण ही जितनी भी कठिनाइयां आई उनको सहन करते हुए पार करना यह शक्ति मिली। और उसके कारण जो आपने प्रश्न किया है, इन सब चीज़ों का मुकाबला करते रहे। जी। तो मतलब यंग एज में तो आप में वो हिम्मत, वो पैशन बहुत था, लेकिन आज का युवा जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हम यंगस्टर्स हैं डाइवर्जन की ओर जा रहे हैं,
मूल्यों का जो मॉरल वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन उनमें दिखाई देता है और लग्जरियस लाइफ की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जोश जुनून जो बहुत पहले हुआ करता था वो आज दिखाई नहीं देता है यंगस्टर्स के अंदर स्पेशली। क्या कारण है इस चीज़ के कि आज युवा जो है इस तरफ जा रहे हैं और क्या हम कर सकते हैं उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वैल्यूज में हरास आया और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा हरास जी। आया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, उस वक्त समूचे देश के सामने एक लक्ष्य था। जब किसी देश और उस वक्त उस देश की जनसंख्या और विशेष करके जो युवा के अंदर जोश होता है, जो एक शक्ति का भी सामना करने, बड़े से बड़ी शक्ति का भी सामना करने के लिए जो एक प्रेरणा अंदर से मिलती है, क्योंकि एक लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज मैं ये समझता हूं कि लक्ष्य विहीन होकर के देश चल रहा है और उसमें यही प्रवृत्ति धीरे धीरे हमारी इस पीढ़ी के अंदर भी आई है और बड़ी तेजी से आ रही है कि आराम करो, खाना पीना है, आजाद हैं, अब कोई बस ऐसी मेरी बात लाइफ तो है। है नहीं। इसलिए तो अब जितना अधिक से अधिक कमाई की जा सकती है वो करो, और उसके लिए साधन ठीक है तो बहुत अच्छा है, साधन ठीक नहीं तो गलत है तो वो भी ठीक है। लेकिन ये हम साधन किसी भी ढंग से पैदा करने की कोशिश करें जिससे कि जीवन सुखी हम अपना तो बनाएं, साथ ही अपने संतान के लिए बना करके चलें। यह जो आज एक प्रवृत्ति बनी लक्ष्य विहीन देश की, उसके कारण आज ये अवस्था पैदा हुई। जी बिल्कुल। और इसमें आपको क्या लगता है कि जो अध्यात्म है और स्पिरिचुअलिटी का रोल फिर कहाँ लाई करता है? एक व्यक्ति ठीक पथ पर चले, एक है आजादी के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, जान देने वाला व्यक्ति, कई तरह की अन्य बीमारियों का भी एक साधक हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन जो किंचित मात्र भी आध्यात्मिकता जिसके हृदय में होगी, वो जहां पर बड़े से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाकी के जब लक्ष्य सामने आ जाता है उसके लिए अग्रसर होंगे। उसमें आध्यात्मिकता जो है वो दो किनारों के अंदर बांधने वाली बात है किसी दरिया को। राइट। नहीं तो बिना बांध के जो दरिया चलता है पता नहीं कितनी तबाही करता है। तो जहां पर दो किनारों को मजबूती से बांधने वाली अगर कोई चीज है जो समाज के नौजवानों को, जनसाधारण को आध्यात्मिकता की शक्ति है, तो जहां पर पानी जो है उसका वेग, उसका जो अनंत गुण है वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ उसके दोनों किनारे भी मजबूत चाहिए। वो किनारे वो हैं जो आध्यात्मिकता प्रदान करती है, जिससे कि लक्ष्य की ओर जाते हुए हम गलत मार्ग से चलने की कोशिश ना करें। ये इसको बांधने वाला है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारा सोशल क्राइसिस आजकल चल रही है, हम मीडिया में भी देखते हैं और न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, दे आर फुल ऑफ वायलेंस, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब अध्यात्म और मॉरल वैल्यूज़ ये दोनों मिल करके हम जो है हमारा जो समाज का ढांचा है कहीं ना कहीं बिगड़ा है, तो उसको चेंज कर सकते हैं इन दोनों के समावेश से। क्राइसिस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, सोशल क्राइसिस है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये तो निश्चित है कि जहां पर एक लक्ष्य देश के सामने मिल जाए
और उसके बाद आध्यात्मिकता का बल भी उसकी बैकग्राउंड के ऊपर साथ खड़ा हो, जी तो जो वैल्यूज हमारे देश के अंदर आज कथनी में रह गई हैं, वो जीवन में ढल सकती हैं। हम कथनी के अंदर तो ऐसी अनेक बातें करते हैं, अनेक बातें करते हैं। गीता का ज्ञान सब लोग बोलते हैं, लेकिन उसको चरितार्थ करना, उसको धारण उस करना। मार्ग के ऊपर चलना, उसके अंदर बहुत कमी है। जी भगवान हमारे देश के लोगों को और खास करके नौजवानों को, उनको सारे कृत्य और सामने लक्ष्य और उसके साथ उसकी पीठ के ऊपर अध्यात्म का जो प्रकाश है, वो प्रकाश साथ बनाए रखेंगे तो वो लक्ष्य जो है वो बड़े सुंदर और क्लियर अर्थों के अंदर उनके सामने होगा। और उस मार्ग पर चलते चलते हम समाज के अंदर एक परिवर्तन भी देखेंगे। जो वैल्यूज हमसे खत्म हुई हैं, उन वैल्यूज को पुनर्स्थापित होने के अंदर साधन बने। हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ये भी आध्यात्मिकता और मूल्यों के बल से जो है समाज में परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश कर रहा है और आया भी है। प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी हमने देखे हैं। तो आपको इस विश्वविद्यालय का जो ये कार्य है कैसा लगा? मैं तो ये कहूँगा कि मेरी कल्पना से बाहर है जो मुझे जहाँ पर आकर के देखने को मिला। मैंने कल्पना भी नहीं की थी जी कि ऐसा वहाँ पर, सोचा कई बार था शायद भगवान को इट वॉज डिस्टाइन्ड फॉर मी नॉट टू विजिट अर्लियर एंड इट वॉज द विल ऑफ द ऑलमाइटी दैट दिस डे वॉज ए वे ऑफ गाइडेंस फॉर मी टू कम एंड सी एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन। जी तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा प्रकाश का पुंज है और ये यहाँ पर के लोगों को विशेष तौर पर, वो इसलिए कहता हूँ कि अपने देश की संस्कृति के साथ, अपने देश के संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है। इसका अध्यात्म वो हमारे जो महापुरुष हैं उनसे लेकर के आगे ले जाने की कोशिश करता है। जो बाहर दूसरे देश हैं उनकी बैकग्राउंड कम होते हुए भी हम वहाँ पर भी जा कर के अपने बीजारोपण कर सके हैं, तो वो गुणों के कारण ही है। इस देश के लोगों की बैकग्राउंड है, इसलिए यहाँ पर ये जल्दी ग्राह्य हो सकता है। दूसरी धरती के ऊपर बीज डालेंगे तो बीज अंकुरित तो होता है, फले फूले और उसको और बल मिले, शक्ति मिले और वो बीज वहाँ पर भी वट वृक्ष बन करके सामने आए। इसकी परिकल्पना यहाँ पर से जो बीज निकल करके जगह जगह पर जा रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो अपना स्वरूप जो है वृक्ष का, महान वृक्ष का स्वरूप उन देशों के अंदर भी जा कर के स्थापित करेंगे। और इस देश के लोगों को तो एक तरह से मानो उस प्रवाह के साथ लेकर के चलने की बात है। और ये शक्ति प्रदायिनी ये एक स्थान बनेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जी और अभी जाते जाते आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक इंस्पिरेशनल सा मैसेज। अपने धर्म, अपने कल्चर, अपनी सभ्यता को बचाना है तो राज्य शक्ति भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन सारे वर्षों के अंदर मुझे वो भी दिन याद आते हैं कि जब एक साधारण पंच जो है, सरपंच की बात नहीं कर रहा, पंच, वो भी कुछ कहता था तो लोग विश्वास करते थे। किसी नगर पालिका का कोई सदस्य, मैं प्रधान या वहां पर के मेयर की बात नहीं करता, वो भी कहता था तो लोग विश्वास करते थे कि ये कह रहा है, ये प्रतिनिधि व्यक्ति है, ये जनता का चुना हुआ व्यक्ति है, ये कोई गलत बात नहीं कह सकता और जो कुछ कहा है इसको जरूर करेगा। Whatever he says, he means it. And he will positively do it. That was the impression in general public. And today it is just the reverse.
कि बड़े से बड़े व्यक्ति आकर के बोल जाते हैं राजनीति के, लोग समझते हैं कि ये लोग तो वक़्त का उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। ये है एग्जैक्ट जो लोगों के दिल के अंदर एक तरह से ये सारे समय का जो उन्होंने देखा है उसके कारण। चंद एक लोग हैं जिनके बारे में विश्वास होगा, परंतु एक राजनीति के अंदर बैठे हुए सभी लोगों के बारे में जो जनरल इंप्रेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी। इसलिए राज्य शक्ति बहुत आवश्यक है। हम अपनी कल्चर को, हम अपनी सभ्यता को, अपने समाज की ऐसे अनेक गुण जो संसार के लोगों को देने वाले हैं, उनकी भी रक्षा तभी कर सकते हैं अगर इसका ठीक तरह से इसके आवरण के बाहर वो शक्ति खड़ी है तो वो भी प्रबल हो, और ये अध्यात्म का गुण जो है वो जीवन में चरितार्थ हो सके। अगर यह उसका एक छोटा सा अंकुर भी हम अगर अपने हृदय के अंदर केवल कहने के अंदर नहीं, अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हम समाज की बहुत बड़ी सेवा करेंगे और उसी से हमें समाज के कल्याण का मार्ग खुलेगा। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके आज, और कैसे आपने इतने जो अपने पुराने अनुभवों को भी हमारे समक्ष रखा, और जो भी नौजवान देख रहे होंगे आज के इस कार्यक्रम को, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक प्रेरणा ज़रूर लेंगे कि एक मिशन होना चाहिए हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो सर, आप यहाँ इस आबू के पावन धरती पर आए हैं और इस प्रांगण में आए हैं, मैं एक बार फिर से आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत। तो ये थे हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान महामहिम श्री बलराम जी दास टंडन जी, जिन्होंने ये बताया कि स्पिरिचुअलिटी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और स्पिरिचुअलिटी ही एक रास्ता है, एक माध्यम है जो समाज में चेंजेस ला सकता है, क्रांति ला सकता है, क्योंकि समय आ चुका है जब अब बदलना ही है। एक मुलाकात का आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति। मुलाकात